नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग में दीपावली के दिन बड़ा हादसा हो गया। सुरंग के सिलक्यारा वाले मुहाने के पास सुरंग का 30 से 35 मीटर हिस्सा टूट गया। सुरंग में मलबा आने के कारण 40 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। आज चर्चा इस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संतोष कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ सलाहकार हैं NIDM के। वहीं शंकर भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पर। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तरकाशी में ये हादसा हुआ है, हालांकि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जनहानि नहीं हुई है। शंकर जी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है, क्या जानकारी? अभी से कुछ समय पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वहां विजिट किया है। वो सुरंग के अंदर भी गए थे और उन सारे हालात जानने की उन्होंने कोशिश करी है। ये मामला थोड़ा सा कंपनी नवयुगा ये कंपनी है, कंपनी की लापरवाही का मामला लग रहा है। जिस तरह अभी तक कोई लोगों ने जानने की कोशिश नहीं करी है। ये कंपनी का इसलिए मामला लापरवाही का लगता है कि करीब 1 साल पहले एक बार यहाँ जो लूज एरिया है वहां से लूज जो सामग्री है, जो मलबा है, वो 1 साल पहले भी गिरा था, लेकिन उसके बाद उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद जो दूसरी चीज है कि इस तरह की जहां संभावना होती है, लूज सामग्री गिरती है, लूज मलबा गिरता है, तो वहां पाइप डाले जाते हैं, बड़े बड़े पाइप डाले जाते हैं। और आज तक 1 साल पहले की घटना होने के बावजूद आज तक उसमें पाइप नहीं डाले गए हैं। अब हरिद्वार से पाइप लेके वहां घटनास्थल पर ले जाए जा रहे हैं, वो पाइप अब डाले जाएंगे। आप समझ सकते हैं 6 दिन पहले मजदूरों ने बता दिया था कि कुछ गिरने वाला है, गिर रहा है, दिक्कतें आने वाली है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है इस पे काम करने की कोशिश नहीं करी। दूसरी बात, जिलाधिकारी, ये लोग इतने ढीठ हैं कि जिलाधिकारी और SP तक को उन्होंने घंटों टहलाया, उनसे तक बात करने को तैयार नहीं थे। और 40 लोग बताए जा रहे हैं, संभावना यह है कि उससे भी ज्यादा हों, जिसमें 2 लोकल उत्तराखंड के इंजीनियर्स हैं, एक चंपावत का है, एक पौड़ी का है, और बाकी जो मजदूर हैं वो दूसरे जिलों के हैं, दूसरे राज्यों के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, सबसे ज्यादा झारखंड के हैं, और असम के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, बंगाल के भी हैं, बहुत सारे राज्यों के मजदूर हैं जी। तो जो लेटेस्ट पोजीशन वो ये है कि अभी तक पाइप वहां पर पहुंचे नहीं है साइड में। वो पाइप पहुंचेंगे, उसके बाद पाइप डाले जाएंगे और अंदर उससे रास्ता बनाया जाएगा, तब मजदूर बाहर आएंगे। जी, लगभग 1 दिन हो चुका है इस हादसे को हुए। जी शंकर जी, एक बार फिर से आपको मैं रुक करूंगी। हमारे साथ संतोष जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल रेस्क्यू वहां पर चल रहा है। हालांकि कंपनी की एक बहुत बड़ी लापरवाही, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल किस तरह से किया जाए, क्योंकि 40 से ज्यादा मजदूर जो है वो अंदर फंसे हुए हैं। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ होना चाहिए, क्या बताएंगे आप? देखिए, एक तो यह हादसा अपने आप में ही बड़ी दुखद है, लेकिन बावजूद उसके एक अच्छी बात है कि किसी की अभी मौत की सूचना नहीं है। पहली बात यह कि लोग वहां पे सरवाइव कर रहे हैं, और दूसरी बात जो सबसे अच्छी रेस्क्यू ऑपरेशन का ये हुआ है कि वहां पे लोगों से संपर्क साधा जा सका है। तो संपर्क साधा जा सका है उसमें ये कि दोनों तरफ से बातचीत हो रही है, और दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, फूड का सप्लाई हो रहा है। तो एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के इस तरह के कंडीशंस में, उसके लिए एक सबसे अच्छी चीज है कि वहां पे संपर्क स्थापित हो गया और जो नेसेसिटी है वो पहुंचा दी गई है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, उनको अब वहां से निकालना, और इसके लिए आपकी दो तरह की चीजें चाहिए। एक तो आपकी एक्सपर्टीज चाहिए टनलिंग के लिए, क्योंकि जब मलबा ऊपर से आता है तो कहीं से आप ड्रिल नहीं कर सकते हैं। तो ड्रिलिंग के ही अपने एक प्रिंसिपल होते हैं, और उस प्रिंसिपल में ये देखा जाए कि जहां पे लोग हैं फंसे हुए, वहां पे उस मलबे का ज्यादा जमाव नहीं हो। तो इस तरह से वो एक कंपोजिट ड्रिलिंग होगी, कंट्रोल ड्रिलिंग होगी, जिसके जो एक्सपर्ट्स हमारे NDRF और SDRF से वहां पे पहुंच गए हैं, और उन लोगों के पास ये एक्सपर्टीज है और इस तरह के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को कामयाबी दे सकते हैं। चौथी बात यह है कि इस तरह की अभी और कितने चांसेस हैं वहां पे जिसको हम
प्रिवेंट कर सकते हैं। वो साथ ही साथ जो हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम होगी वो उनको आइडेंटिफाई करेंगे उस तरह के रेड जोन को, और उस रेड जोन को आइडेंटिफाई करके वहां पे एहतियात जो भी चाहिए उनको रिक्वायर्ड एहतियात उसके लिए लोगों को वहां पे तैयार कर देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी इसको एक हाईएस्ट लेवल से मॉनिटर भी कर रहे हैं, राज्य के स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं। अभी एक भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक टेक्निकल कमेटी को भी कॉन्स्टिट्यूट किया है जो विभिन्न संस्थानों से हैं, जैसे उदाहरण के लिए आईआईटी हो गए, हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गए, इस तरह से जो संस्थान है जो माइनिंग में एक्सपर्टीज है, जिनके टनलिंग में एक्सपर्टीज है, ये एक टीम बना के और वहां पे उनको ऑलरेडी भेजा जा चुका है। तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम को सपोर्ट मिलेगा हमारे एक्सपर्ट टीम से। तो एक दोनों में जब कोऑर्डिनेशन होगा तो मुझे लगता है कि जो भी वहां पे 40 मजदूर या अधिकारी या इंजीनियर्स वहां पे फंसे हैं उनको सुरक्षित वहां से निकाला जा सकता है। लेकिन टाइम बहुत क्रूशियल है। टाइम यह कि अभी मान लिया जाए 10 से 12 घंटे आप मिनिमम मान के चलें कि इसमें लग सकते हैं अभी से 10-12 घंटे, जिसमें हमारे जो प्रयास होंगे टेक्निकल एक्सपर्ट्स और रेस्क्यू एक्सपर्ट्स दोनों मिलकर सामंजस्यता में काम करेंगे और इनको कोशिश करेंगे कि एक हादसा को एग्रीवेट ना हो और बिना एग्रीवेशन के हम इनको सुरक्षित निकाल सके। तो ये पूरी तैयारी हुई है जो राज्य के स्तर पे और जिले के स्तर पे और केंद्र के स्तर पे होनी चाहिए। तो इसमें संभावनाएं हैं ऐसी कि हम सभी को सुरक्षित वहां से निकाल सकते हैं। जी शंकर जी, फिलहाल अगर हम मौसम की बात करें तो किस तरह का मौसम वहां पर है? क्या रेस्क्यू में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्या बारिश जैसा मौसम है? क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि अगर मौसम अच्छा नहीं है, खासतौर से बारिश रेस्क्यू में बहुत बड़ी बाधा बनती है। फिलहाल क्या हालात है? पहाड़ का फिलहाल मौसम ठीक है, लेकिन पहाड़ के मौसम के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। 2 दिन पहले बारिश हुई है, अचानक हुआ, पता भी नहीं चला और बारिश हो गई और पूरे ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई। ये जो जहाँ पर ये घटनाएं हुई है ये एकदम घाटी भी नहीं है और बहुत हाई एल्टीट्यूड भी नहीं है, ये मीडियम एरिया है जहाँ पर कभी भी अचानक बारिश हो सकती है। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, केवल धुंध है। धुंध तो पहाड़ों में रहती है बारिश ये ठंड के टाइम में जी। और मौसम की कोई दिक्कत इसलिए भी कम होगी क्योंकि ये सुरंग के अंदर का मामला है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी कि वो पानी जो बड़ी मात्रा में सुरंग के अंदर चला जाए, इसलिए बारिश की संभावना, बारिश से डर कम है। डर का जो सबसे जो बड़ी समस्या है वो ये है कि मलबा लगातार गिर रहा है अभी भी इतना हटाने के बावजूद करीब 20-60 मीटर का एरिया है जिसमें वो मलबा गिरा है, उसमें से 20 मीटर का एरिया हटाया गया है, मलबा हटाया गया है 20 मीटर से, और फिर उसके बावजूद वो लगातार गिर रहा है। तो वो गिर रहा है, कितना गिरेगा ये सबसे बड़ी संकट का जो वहां पर है घटनास्थल पर, वो यही है संकट कि मलबा और कितना लगातार गिरेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि मलबा अगर गिरता रहेगा तो रेस्क्यू में दिक्कत आएगी। संतोष जी, आप क्या मानते हैं, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो टनल के अंदर ज्यादा नहीं होगी? जाहिर सी बात है, मलबा गिर गया है तो जो ऑक्सीजन आ रही होगी वो भी कहीं ना कहीं बाधित हुई है। ऐसे में क्या कुछ वहां पर किया जाना चाहिए? किस तरह से उनको फूड सप्लाई करे जो लोग अंदर फंसे हुए हैं? कैसे ऑक्सीजन जाएगी? इसको लेकर कैसे रेस्क्यू टीम इसे हैंडल करेगी? देखिए, हमारे रेस्क्यू टीम जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की काफी ट्रेंड है इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में, और जो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस भी होते हैं तो उनको भी हमारे और जो एक्सपर्ट संस्थाएं हैं उनको हम उनकी सहायता लेते हैं और उस सहायता के साथ हम लोगों को रेस्क्यू कर पाएंगे। जैसा भी उन्होंने बताया हमारे मित्र ने कि वहां पे अभी बरसात की समस्या नहीं है और थोड़ी सी अनिश्चितता रहती है पहाड़ों के मौसम को लेकर, लेकिन अभी 12 से 14 घंटे अगर हमें साफ मिल जाता है अभी से, जो मिलने की संभावना ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई कैजुअलिटी होगी। और जो मलबा गिर रहा है और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड्स हैं, इसमें हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो बहुत एक्सपर्ट उसमें मुस्तैद हैं। इस तरह के कई रेस्क्यूज उन्होंने किए, खास करके लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में, और पहले भी टनल्स में जिस तरह की कभी ऐसी संभावनाएं बनी उन्होंने किया है। हम एक पॉजिटिव सोच के साथ चल रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें अभी जैसे सप्लाई कंटिन्यू किया है ऑक्सीजन का और साथ साथ खाने का भी, तो और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी चीजों में होती है, वो लोगों के अंदर जो उधर फंसे हुए हैं उनमें घबराहट होती है। तो घबराहट और बाहर से कोई कम्युनिकेशन अगर नहीं होता है
तो अंदेशाएं, कई तरह की जो निगेटिव थॉट्स ज्यादा इमर्ज होते हैं, तो उस निगेटिव थॉट्स के कारण कुछ बेचैनी हो सकती है। लेकिन जो उसका जो एंटीडोट है कि हमारे रेस्क्यूअर्स ने उनसे संपर्क स्थापित किया है, लोगों में बातचीत चल रही है, अंदर और बाहर के कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड है, तो इसमें उनको एक पॉजिटिव फ्रेम मिला है कि हमारे लिए काम हो रहा है और उसमें एक दृढ़ता के साथ वो लोग लगे हैं। तो ये बहुत काम करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस तरह के टनल में या कहीं भी आप जब फंसे होते हैं तो उसमें ज्यादातर एंजाइटी और जो घबराहट होती है उससे मौतें होती हैं। तो बार बार उनसे कम्युनिकेशन में यही बात की जा रही कि ये पीपल आर देयर और वो आ रहे हैं वहां पे और उसके बाद उनको रेस्क्यू कर निकालेंगे। तो जहां तक मौसम की जो ज्यादा परेशानी नहीं है, उसमें 12-14 घंटे में जो एक्सपर्ट टीम वहां है, साथ जो मैंने बोला कि जो उन्होंने बोला इंडिकेट किया कि मलबा गिर रहा है अभी, तो मलबा गिरने का जो हमारी एक्सपर्ट टीम वहां पे जो जा रही है वो वहां पहुंच के इन्हीं चीजों को देखेंगी कि कहाँ पे हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, उस हॉटस्पॉट्स को केयर करते हुए इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस को किया। और भी हमारे जो एक और बात है कि पहाड़ों में कई जगह टनलिंग का काम हो रहा है, रेलवे के ट्रैक के टनलिंग का भी काम चल रहा है, तो उस तरह की एक्सपर्टीज और उस तरह की इक्विपमेंट्स भी पहाड़ों में अवेलेबल है। तो अभी को देखते हुए वो लग रहा है कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं आने वाली हैं। लोग इनको बहुत केयरफुली हैंडल कर रहे हैं और मॉनिटरिंग बहुत हाई लेवल की है, तो इसलिए ये मुझे लगता है कि उनको 40 को बखूबी सुरक्षित निकाल पाएंगे। ये एक अंदेशा है और एक मेरी पॉजिटिव थॉट है हमारी एक्सपर्टीज के हिसाब से, और हमारे जो ऑपरेशन स्किल्स हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और लोकल हमारे जो वहां पे लगे हैं उनको देखते हुए। जी शंकर जी, क्योंकि जिस तरह से हम अब बात करते हैं उस कंपनी की, उस कॉन्ट्रैक्टर की जिन्होंने इस टनल का निर्माण किया था, आखिर घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है जिसके चलते जो ये टनल है वो गिरी है। और ऐसे में ये भी सवाल उठता है, जैसा आपने पहले भी बताया कि इससे पहले भी इस तरह का हादसा हो चुका है। दूसरी बात, ये मजदूर भी लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो अब क्या कुछ कार्रवाई इस कंपनी के खिलाफ की जा रही है, क्या एक्शन लिया जा रहा है? एक्शन तो जिलाधिकारी और एसपी ने एक्शन की बात कही है, लेकिन एक्शन के बाद मुझे लगता है कि इस टाइम एक्शन के बजाय जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की प्राथमिकता ज़्यादा है। एक्शन होगा तो इसके बाद जब उन लोगों को निकाल लिया जाएगा। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ देना चाह रहा हूँ कि जो फूड सप्लाई है, यहाँ जो पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन बनी हुई है टनल के अंदर, उस पानी की पाइपलाइन को ऑक्सीजन भेजने के काम में लिया जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात, कंप्रेसर के जरिए, पाइपलाइन के जरिए ही चने के पैकेट या खाने के पैकेट उनको भेजे जा रहे हैं अंदर, तो उनको थोड़ी राहत मिल रही है। हालांकि वहाँ लोग चिल्ला रहे हैं, वॉकी टॉकी से बात हो रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं किसी तरह से हमें बचाओ। लोग बहुत ज़्यादा अधिक एंजाइटी फील कर रहे हैं, परेशान है, वो मजदूर अंदर चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कंपनी का जो, जहाँ तक आपने बात कही है, कंपनी लापरवाह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक साल पहले वाली बात मैंने बताया, 15 मीटर का एरिया तब धंस गया था। इसमें पहले से ये शक था कि ये सुरंग जो है, एक एरिया इसका लूज मटेरियल से भरा हुआ है, और लूज मटेरियल अगर होता, हार्ड रॉक नहीं होती है सुरंग के, जहाँ सुरंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम करती है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि इसको बचाने के लिए बड़े साइज के पाइप डाले जाते हैं, ताकि अगर लूज, वो जो एरिया है वहाँ से लूज मटेरियल आएगा तो उससे कोई इस तरह के हादसे न हो। तो उसको एक साल पहले ये सारी चीजें हो गई, उसके बावजूद आज तक जो है पाइप नहीं डाले गए। सबसे बड़े सोचने वाली बात ये है। अभी एक्शन वाली बात सामने नहीं आई है, मुख्यमंत्री जी ने विजिट किया है, लोगों ने उनको शिकायत करी है। एक्शन वाली बात मुझे लगता है कि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार मिलकर इस पर बाद में काम करेगी। अभी प्राथमिकता उनकी है किसी तरह से जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। अभी 20 से 25 मीटर तक जो है मलबा के अंदर पहुंचे हैं, अभी 60 मीटर उसको टोटल करना है, तो आप ये समझ लीजिए 35 मीटर करीब और अंदर जाना है। तो इसके लिए जो पाइप आ रहे हैं, हरिद्वार से मंगाए गए हैं, वो पाइप जो अंदर जाएंगे तो उसके लिए लोगों को बाहर लाया जाएगा। जी
ठीक है। संतोष जी, लेकिन फिलहाल अगर हम इस स्थिति को समझते हैं, इस पोजीशन को हम समझते हैं, तो जैसा कि लगातार हमें शंकर जी बता रहे हैं कि वहां पर जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अब परेशान होने लगे हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं। वक्त भी काफी ज्यादा हो गया है क्योंकि कल का ये हादसा है और ऐसे में लगभग एक दिन पूरा हो चुका है। 10 से 12 घंटे आप बता रहे हैं। आपको क्या लगता है फिलहाल इन माहौल में, इन हालातों में किस तरह से जो अंदर लोग फंसे रहते हैं उन्हें पेशेंस रखनी चाहिए? क्योंकि कहना बहुत आसान होता है, हम बाहर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर फंसे हुए हैं उन पर क्या बीत रही होगी, वो अपने आप को कैसे हैंडल करेंगे? एक साइड है जो जिससे कि जो ऑक्सीजन मिल रही थी वो भी खत्म हो गई है, तो क्या ये व्यवस्था वहां पर बिठाई जा सकती है कि पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके लोगों को? अंधेरा भी होगा वहां पर शायद। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जो 35 घंटे लगे उसमें शुरुआती तौर पे आप सिचुएशन का असेसमेंट करते हैं, उसके बाद किस तरह की रिक्वायरमेंट हो रही है और कोई चीजें वहां पे उपलब्ध नहीं होती तो उसको अलग अलग जगहों से मुहैया कराते हैं। जैसे आपने बताया हरिद्वार से आ रहा है, हमारे पंप्स वहां से आ रहे हैं और पाइपलाइन वहां से आ रहे हैं। तो कई जगहों से, क्योंकि पहाड़ों की अपनी एक कठिनाई है कि वहां पे चीजों को बहुत जल्दी आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए से मैंने बोला कि 12 से 14 घंटे और लग सकते हैं। जो आपने सवाल किया कि इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो घंटे बीत गए और जो घंटे बीतने वाले हैं, दोनों के मध्य एक बड़ा संबंध है कि जितने देर उन्होंने पेशेंस रखा और पेशेंस रखने की बात हो रही है। तो हमारे देश में अभी एक शुरुआती तौर पे ही हुआ है, लेकिन कई देशों में, विदेशों में भी एक बात होती है कि जिस तरह से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस की जाती हैं उसमें हमारा साइको सोशल जो टीम होती है जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में, वो सबसे पहले इंटरवीन करती हैं ताकि उनसे बातचीत करें, डायलॉग करें, ताकि जो एक अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस है लोगों में, एक बेचैनी है, एक एंजाइटी है, उसको खत्म कर सके। उनको एक भरोसा लगातार इधर से मिलता रहे कि टीम लगी है, कार्य कर रहे हैं, और उनको एक दिलासा जरूर दें ताकि उधर से उनको ये ब्रेकडाउन ना हो, अंदर वो सुरक्षित महसूस कर सकें और ये लगे उनको, ये एक उनका विश्वास हो, बड़े दृढ़ता से ये विश्वास हो कि हाँ हमारे लिए लोग लगे, और उनको ये सबसे पहला काम होता है। अभी सर्च एंड रेस्क्यू टीम को अगर जब तक सामान नहीं पहुंच रहा है, एक कांस्टेंट डायलॉग में होने की जरूरत, जो हो भी रहा है वहां पे। तो ये एक थोड़ा जरूर है जिसपे एड्रेस करने की जरूरत है, या हो सकता है या हो भी रहा हो। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि इस तरह के जहां पे भी टनलिंग होते हैं, हमारे जो सिस्टम है प्रोक्यूरमेंट के प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि किसकी एक्सपर्टीज है जो इस तरह के टनल बना सकती है, लेकिन उसमें ये रिव्यू नहीं होता है कि इन केस ऑफ बनाते समय कोई एक्सीडेंट हो तो उसको उनकी कैपेसिटी है या नहीं है उसको रिस्पॉन्ड करने की। तो मैं यहाँ पे, अगर मेरी अज्ञानता होगी तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन इस तरह के प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में ये एक अनिवार्यता होनी चाहिए कि जिस तरह के डिफिकल्ट सिचुएशंस में जहां पे काम होती है उनके एक तो काम करने की दक्षता को जरूर आंका जाए, लेकिन साथ ही साथ ये भी आंका जाए, आंकलन का वो पार्ट होना चाहिए कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं, अगर हादसा में बदल जाता है, कोई कार्य हो रहा है, तो उसमें उनकी अपनी इमीडिएट रिस्पांस की क्या दक्षता है। और इमीडिएट रिस्पांस डेफिनेटली वो स्टेट की तरह तो नहीं कर पाएंगे कोई भी प्राइवेट कंपनी, उनको सपोर्ट है, लेकिन इमीडिएट जो शुरुआती तौर पे जो होता है, 0 से कहते हैं कि 2 आवर्स 4 आवर्स तक की, उतनी प्रिपेयर्डनेस उस कंपनी की होनी चाहिए। ये अनिवार्य रूप से होनी चाहिए जो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में इस तरह से काम कर रहे हैं। जो मेरी अज्ञानता माने या जानकारी नहीं है मुझे कि इस तरह के प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में वो है अथवा नहीं है, क्योंकि ये चीज, कोई भी सरकारी मशीनरी तभी ऑपरेट होगी जब उनको सूचना मिलेगी, ऑपरेशंस होंगे, उनको मैनेज करते हैं। हालांकि अभी हमारे देश में QRT की व्यवस्था हो गई, क्विक रिस्पांस टीम की, जिसमें हमारे लोकल लेवल पे भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे QR टीम की व्यवस्था है। लेकिन जो पहाड़ों की अपनी जो विविधता है और साथ साथ जो उसके जो चैलेंजेस हैं वो अलग हैं। समय जो प्लेन्स में लग सकता है उसमें कई गुना ज्यादा लग सकता है, और डिफिकल्ट टेरेन पे पहुंचाना हो सकता है। हालांकि ये जो जगह है उतनी डिफिकल्ट नहीं, ना ऊंचाई ज्यादा है, ना बहुत गहराई है, ना वो वैली है। तो मुझे लगता है कि 12 घंटा तो जरूर, मैं ये मेरा एक असेसमेंट गेस्टिमेट है, मैं जरूर नहीं कि एक्यूरेसी हो, लेकिन मुझे लग रहा है 12 से 14 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरा कर लिया जाएगा, लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता है। संभावनाएं, चीजें ऑपरेट कर रही हैं और इस बड़े स्पेशलाइज तरीके से। इसमें बस लोगों को जरूर कांस्टेंट
कम्युनिकेशन में रखना बहुत जरूरी है। और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, और खाने में भी अंदर जो रेगुलर फूड मटेरियल नहीं सप्लाई करते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम जैसे हाई एनर्जी चीज देते हैं, जैसे चॉकलेट्स हो गए या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इस तरह की चीजें ज्यादा वो होती हैं बनस्पत की, आप हाई इंटेक फूड, चावल दाल सब्जी की तरह जो वो सब खाने को इस तरह के ऑपरेशंस में अवॉइड करते हैं। अब वहां पे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको पता होता है कि किस तरह के डाइट्स इस तरह के सिचुएशंस में हम उनको दे सकें। ये एक प्राथमिकता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वहां कम है और उस प्राथमिकता में आपके सिस्टम को रन भी करना है, तो ऐसे देखते हुए आगे ऑपरेशंस को सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल। शंकर जी, अगर हम बात करते हैं अब कंपनी की ही, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ है टनल में, जो ये टनल ढही है, मलबा गिरा है, तो क्या माना जाए यहाँ पर क्या लापरवाही रही होगी जिसके चलते ये मलबा रहा है? नहीं, असल में मैंने आपको बताया कि जो कोशिश ये की जाती है, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पर लगातार उत्तराखंड में बहुत सारी टनल्स बन रहे हैं, हम पत्रकार हैं तो हमें अक्सर उनको कवर करने के लिए जाना होता है, तो हमें ये बताया गया है कि हार्ड रॉक में ही टनल यदि बनाई जाए तो वो बेहतर होती हैं, उनमें इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। लेकिन अगर किसी टनल के पहले तो जहां लूज मटेरियल होता है वहां टनल नहीं बनाई जाती है, यदि किसी पार्ट में टनल के लूज मटेरियल आने की संभावना बन गई तो उसके लिए सुरक्षा स्थितियां होती हैं, पहले से ही चीजें की जाती हैं। आपको पता था कि लूज मटेरियल है, उसके बावजूद उसकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। पाइप सुरक्षा के लिए उसमें वही है, पाइप आप बड़े साइज के पाइप डालते हैं जहां जहां लूज मटेरियल आने की संभावना होती है, तो उसके बाद क्या लूज मटेरियल आएगा भी तो उससे रास्ता बाधित नहीं होगा, टनल बाधित नहीं होगी, मजदूर अंदर नहीं फंसेंगे। तो ये जो सबसे बड़ी खामी रही है, 1 साल पहले भी हादसा हुआ, इसके बावजूद कंपनी नीचे थी और उसने पाइप नहीं डाले। सबसे बड़ी जो लापरवाही है कंपनी की वो ये है जी। तो ये ही बड़ी लापरवाही है जो अब कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। संतोष जी, वाकई आप क्या मानते हैं, क्योंकि इस तरह के जो नियम है वो जरूर फॉलो होने चाहिए और कोई ना कोई ऐसी मॉनिटरिंग टीम होनी चाहिए कि वो ये देखे कि जहां पर टनल बन रही है वहां पर इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। यानी एक बड़ी यहाँ पर खामी है प्रशासन की तरफ से भी कह सकते हैं, ना तो कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो नियम पालन किए जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इतने लोगों की जान अब कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस गई है। जी जी, वो तो बिल्कुल, वो तो पहला क्राइटेरिया है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, कहीं इस तरह की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो हमारे सेंट्रल का काम है तो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी उसको देखती है, और अगर स्टेट का काम है तो स्टेट पीडब्ल्यूडी उसको, और ब्रिज कॉर्पोरेशन है, बहुत सारे एजेंसीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की उसको देखते हैं, रेगुलेशंस का काम करते हैं, मॉनिटर भी करती है। और साथ साथ जो जिला प्रशासन जिसकी बात कर रहे हैं हम, उनका जुड़ा हुआ जो इंजीनियरिंग विभाग के साथ, तकनीकी विभाग के साथ साथ हमारा जो अपना जिलाधिकारी का जो क्षेत्र है वो भी उनको मॉनिटर करते हैं थ्रू इनके, कि वहां पे क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं हुआ। मूल रूप से अगर ये बात देखें कि कई चीजों में हम ये वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वो कभी कभी ये हो जाता है कि ये हम कर लेंगे और कुछ होगा नहीं, और हादसों का आंकलन नहीं कर पाते हैं, एंटिसिपेशन नहीं करते इस तरह की चीजों का, और जब तक नहीं होता है हादसा, और अगर ये काम हो जाता तो फिर हो जाता, चीजें वो नहीं पता चल पाती हैं कि कमियां कहाँ रह गई थी। लेकिन जब हादसा होता है तो हमारे कमियों का फिर एहसास भी होता है, फिर काउंटिंग होती है, फिर अकाउंटिंग होती है, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग होती है, फिर उसके बाद आपके पास जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर FIR करती है, FIR करने के बाद उसकी तहकीकात होगी, तहकीकात होने के बाद फिर आपको पता नहीं चलेगा कि फिर क्या हुआ इस कंपनी के साथ, फिर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ या नहीं हुआ, या क्या ब्लैक लिस्टेड हुए नहीं हुए, या फिर तो ये थोड़ी सी वो बात की प्रक्रिया होती है जो डे टू डे गवर्नेंस की बात होती है, कि डे टू डे गवर्नेंस में हमने इनको फिर कैसे हैंडल किया, उनके क्या सुनिश्चित किए इंडिकेटर्स, क्या मापदंड हुए प्रोक्योरमेंट को, क्या दूसरी बार ऐसी कंपनी आ सकती है, नहीं आ सकती है, या कभी कभी ये हो सकता है कि कंपनी ने सारे काम किए, जब भी मुझे जानकारी नहीं है, अभी जैसा अभी हमारे मित्र बता रहे हैं उनके आधार पे कि कंपनी ने इसको इग्नोर किया है, तो इग्नोर किया है, या फिर उनके पास कैपेसिटी नहीं थी, या इस तरह के हादसा का उन्होंने कभी एंटिसिपेट और पूर्वानुमान नहीं था, और इस तरह की कोई तैयारी भी नहीं थी, तो इसलिए ये एक कन्वर्ट हो गया एक बड़े चैलेंज में। अभी हम चैलेंज कह सकते हैं, डिजास्टर नहीं कह सकते। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसमें लोग फंस गए हैं, और फंसने के बाद अगर वो फिर निकाल लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से उन सारी बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। जो जगह टनलिंग हो रही है
साथ ही साथ चाहे यहाँ हो रही हो, चाहे हिमाचल में हो रही हो, चाहे देश के किसी भी भागों में हो रही है, तो इससे एक लेसन्स ड्रॉ करने की जरूरत है कि क्या चीज हमें प्री डिजास्टर या प्री इवेंट्स और प्री एक्सीडेंट्स हमें तैयारी करके रखने की जरूरत है। और सरकार भी ये इंश्योर कर सकती है कि इस तरह के जो टनल के लिए प्रोक्यूरमेंट होता है और उस प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में हमें ये भी एक मापदंड देना चाहिए कि उनके पास इस तरह के हादसों को निपटने के लिए क्या उनके पास अपनी निजी क्षमता है या फिर उनका क्या प्लान है। तभी उसके बाद इसके मॉनिटरिंग करके फिर इनको करना चाहिए। तो वर्तमान में तो मैं यही देख रहा हूं कि ये 12-14 घंटे बड़े क्रूशियल हैं और एक निरंतर ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे किस तरह की चीजें और क्या वहां पहुंच पाई हैं। और मुझे थोड़ा भरोसा ज्यादा है हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो टेक्निकल टीम भी सरकार ने सुनिश्चित किया है, जो उनको मार्गदर्शन देती रहेंगी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। लेकिन साथ साथ मैं इंक्लूड करूंगा अगर हमारे पास कोई जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो उनको देखने की बात है, जो लोग अंदर एंग्जाइटी है उनको ट्रीट करने के लिए भी साथ में टीम के लोग होने चाहिए। अगर अभी नहीं है, अगर हुआ हो, हमारे एनडीआरएफ के पास तो ऐसी व्यवस्था है, लेकिन अभी होता है कि सिचुएशन का आंकलन नहीं करते तो टीम में कितने लोग जा रहे हैं, कैसे लोग जा रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है इस तरह के कॉम्पोजिशन अगर नहीं अभी तक है तो उनको बुला लेना चाहिए और बुलाने के पश्चात उनसे कांस्टेंट डायलॉग बनाए, वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। फूड से भी ज्यादा जरूरी अभी कांस्टेंट डायलॉग होगा ऐसी परिस्थिति में। बिल्कुल। शंकर जी, तो जिस तरह से आपने भी कई स्टोरीज कवर की होंगी अपने करियर में, आपको क्या लगता है कि लापरवाही सबसे बड़ी वजह होती है इस तरह के हादसों की? और खासतौर से जब ऐसे कंस्ट्रक्शन, ऐसे टनल्स पहाड़ पर बनते हैं तब तो ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन वहां पर भी बड़ी ही लापरवाही देखी जाती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से लापरवाही का मामला है और ये चीजें पहले से ही इंगित हो गई थी कि सुरंग का ये वाला पार्ट लूज मटेरियल से बना हुआ है। ये निश्चित रूप से समस्या खड़ी करेगा, दिक्कतें आएंगी। तो उसको दिक्कतें आएंगी, 1 साल पहले जब दिक्कत आ चुकी थी तो उसके बाद भी यदि आप सुरक्षा मेजर नहीं लेंगे, उसके बाद भी आप वही लापरवाही से काम करेंगे तो इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। तो निश्चित रूप से कंपनी की लापरवाही है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसके बावजूद कंपनी के लोग इतने ढीठ टाइप के थे जो क्योंकि हमारे तो ये माना जाए शंकर जी, ये माना जाए कि कार्रवाई नहीं होती ऐसी कंपनियों पर, ये अदरवाइज वो इस तरह, क्योंकि हमारे कुछ मित्र वहां साइट पर है, मेरी अभी जस्ट आपसे बात होने से थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि कंपनी के लोग जिलाधिकारी और एसपी को टहला रहे थे, उनसे बात करने को तैयार नहीं थे। आप समझ सकते हैं वो कितने ढीठ होंगे, कितने लापरवाह होंगे, कितने जो है उनको घमंड होगा। इन्फ्लुएंशियल ज्यादा है। संतोष जी, क्या मानते हैं, प्रभाव जो होता है, जो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जो मदद होती है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो ज्यादा होती है? ये डिपेंड करता है कि कैसी परिस्थिति है वहां पे। और देखिए, ये तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की एक अलग लॉबी है और उस तरह से जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी एक अलग लॉबी होती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जो शायद हम लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन अभी के दौरान में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन इसको एक प्रोएक्टिव के रूप में देखे, एक इंसिडेंट के रूप में देखे कि एक हादसा हुआ है तो इससे दूसरे जो और हादसे होंगे या होने की संभावना हो सकती है, उसके लिए कंपनियों को मुस्तैद कर सकते हैं कि आपके ये गाइडलाइंस को एडहियर करना पड़ेगा, इससे लेसन्स ड्रॉ करते हुए। क्योंकि इसमें तो अभी पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि किसी तरीके से पहले जितने लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाल लें, और बाहर निकालने के बाद जो लेसन्स इसमें ड्रॉ हो रहे हैं, जैसे हमारे मित्र भी कह रहे हैं 1 साल पहले से सूचना थी, उनको जानकारी थी, उनके जियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके माइनिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके टनलिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, ये सारे लोग बैठ के कभी मीटिंग किया या नहीं किया कि यहाँ पे ड्रिलिंग करने की जरूरत है या फिर टनलिंग को करना है या एक दूसरे फ्रेजाइल माउंटेन में किस तरह से करना है। तो उसके हिसाब से उन्होंने वो लिया या नहीं, इसका संज्ञान भी सरकार लेगी। और अभी तो प्राथमिकताएं ये हैं और मुझे लगता है बस इस प्राथमिकता अंदर फंसे हुए ने बचाया जाए। सर, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि जब ये लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि 35 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो जो लोग अंदर फंसे हुए बाहर निकलेंगे तो किस तरह से उनकी हालत होगी, क्या कुछ ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाएगा? सर, सिर्फ 1 मिनट हमारे पास है, आप अपना उत्तर दे दीजिए। बस मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से हमारे मेडिकल टीम जो साइको सोशल और साथ साथ जो हमारे फिजिकल एड देने वाली जो डॉक्टर्स की टीम होती है,
उनको तो तुरंत मुस्तैद कराएं। और अगर पॉसिबल हो, मुझे पता नहीं, पॉसिबल नहीं तो इस तरह में ज्यादातर ये होता है कि हादसों में जब आप निकल के आते हैं, एक मेडिकल टीम फर्स्ट एड मिल जाता है, जी। उसके बाद दे वांट टू गो बैक टू देयर रिलेटिव्स, अपने परिवारजनों के पास जाना चाहते हैं। तो ये भी है कि उनको परिवारजनों से संपर्क की व्यवस्था करें, तो ये बहुत एक मेंटल रिलीफ देने का काम करेगा और उससे ज्यादा हीलिंग होगी बनिस्बत की बिल्कुल। हमारे जो अपने सोर्सेस हैं। तो एक परिवार से कांटेक्ट कराने की व्यवस्था हो जाए और साथ साथ जो ट्रॉमा काउंसलिंग टीम और साथ साथ फिजिकल एड टीम जरूर रहे वहां पे बाहर, ताकि जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इनको ये दो चीजें मुहैया कराएंगे तो मुझे लगता है कि नॉर्मलसी लाने में बहुत इजी होगा और बहुत फास्टर हो जाएगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और एक इतनी बड़ी लापरवाही जिसके चलते कहीं ना कहीं आज 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों पर भी, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अभी फिलहाल जो लोग फंसे हुए हैं, अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं मेडिकल ऑप्शंस होने चाहिए जिससे कि वो इस ट्रॉमा से बाहर आ सके। लगभग 35 घंटे का वक्त गुजर चुका है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप टीवी 6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।